हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पर्यावरण के 3 टॉपिक को देखा, मतलब 2 टॉपिक के 3 पार्ट में थे। पहला तो एनवायरनमेंट ही देखे, पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण के घटक क्या क्या होते हैं। फिर अगली टॉपिक थी बायोडायवर्सिटी, उसकी 2 वीडियो थी कि जैव विविधता के प्रकार किसे कहते हैं, इनके लिए आवश्यक शर्तें, इनका हॉट स्पॉट। तो 3 वीडियो हम लोग एनवायरनमेंट की पढ़ चुके। और जिन दोस्तों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उसको पहले देखें। फिर जब अगला तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इकोलॉजी या इकोसिस्टम, तब आप इसको बखूबी समझेंगे, क्योंकि पर्यावरण एक चेन है दोस्तों। जब पहले टॉपिक समझे रहेंगे तभी अगले टॉपिक को और अच्छे समझने में आपको मदद मिलेगी। आइए शुरू किया जाए पारिस्थितिकी के बारे में। पहले तो बात किया जाता है इकोलॉजी और इकोसिस्टम, 2 चीजें होती हैं। ठीक, आप लोगों ने पारिस्थितिकी सुना और पारिस्थितिकी तंत्र, दोनों में बहुत अंतर है। लोग समझ एक लेते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है कि ये जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें जीव समुदाय और उनके वातावरण के बीच जो पारंपरिक संबंध है उसका जो अध्ययन होता है उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। मतलब जितने भी पर्यावरण में आपको दिखेंगे जीव समुदाय, तो जितने भी जीव समुदाय हैं और उनके वातावरण के बीच जो उनका पारस्परिक संबंध है, उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। समझ गए आप लोग दोस्त कि पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है। इकोलॉजी वो चीज है जहां पर जीव समुदाय हो, मतलब विभिन्न प्रकार के जीव और उनका समुदाय हो, और उनका अपने वातावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसे हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक, देखिए जैसे इस डायग्राम समझिएगा, जैसे कोई जीव है। अब इस जीव का मिट्टी के साथ, जलवायु के साथ, वनस्पति के साथ और जल के साथ जो इसके साथ इसका संबंध होगा, वही इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, इन सभी के साथ, अपने वातावरण के साथ जो इनका पारस्परिक संबंध है जीव का, उसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी। उसको मिट्टी भी चाहिए, जलवायु भी चाहिए, जल भी चाहिए, वनस्पति भी। तो ये चीजें आवश्यक हैं और ये 4 चीज होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि इसको इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन यहां से ही पूछता है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो रेटर ने किया था 1868। कहीं कहीं 1865 भी देता है किताबों में, तो आप इसको देख लीजिएगा 1865। लेकिन सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन करे, ये क्वेश्चन पूछा भी है पीसीएस में, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रेटर ने 1868 ईस्वी में। और इन्होंने क्या कहा कि ये इकोलॉजी, इसके रूप में इसको परिभाषित किया। ठीक है, मतलब प्रयोग किया इकोलॉजी। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग रेटर ने 1868 में इकोलॉजी के रूप में किया। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी ही जो है वो, इकोलॉजी शब्द का उद्गम इसी से हुआ है। इकोलॉजी से ही इकोलॉजी बना है। इकोलॉजी शब्द का उद्गम मतलब इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के आइकोस या आइकोस और लोगोस या लोगस से हुआ है, जिसका अर्थ देखिए, आइकोस का अर्थ आवास होता है और लोगस का अर्थ अध्ययन होता है, मतलब आवासों का अध्ययन। तो इसी आइकोलॉजी से बना इकोलॉजी। और सबसे पहले इसका प्रयोग कौन किया? रेटर ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। और फिर हैकल के बारे में पूछता है। जस्ट 1 साल बाद इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया। तो अगर आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन में से अगर कोई भी एक देता है और कहेगा कि पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया, और अगर रेटर नहीं रहते हैं, हैकल रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। और अगर रेटर और हैकल दोनों होंगे तो आंसर होगा रेटर। ठीक है, तो देखिए इसे लिखें कि उसके बाद इकोलॉजी शब्द का प्रयोग, जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1869 ईस्वी में किया था। ठीक है, और वर्तमान में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इकोलॉजी का आकार और व्यापक हो गया है। मतलब इसमें जंतु, वनस्पति, जलवायु के साथ साथ अब मानव समाज को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। तब हम बोलते हैं पूरा इकोलॉजी। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि इकोलॉजी क्या है।
जीव विज्ञान की शाखा है और इसमें जीव समुदायों और उनके वातावरण के साथ जो पारस्परिक संबंध उनके बीच स्थापित होता है उसे ही पारिस्थितिकी कहते हैं। सबसे पहले आइकोलॉजी, जो ग्रीक भाषा का शब्द है और उसी से उत्पत्ति हुई इकोलॉजी की, इसका प्रयोग रेटर ने 1868 ईस्वी में किया। उसके बाद इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1869 ईस्वी में किया, 1869 में, ठीक है। और वर्तमान में यह व्यापक स्वरूप इसका हो गया है, इसका स्वरूप का विस्तार हो चुका है जिसमें मानव और समाज भी जुड़ गए हैं। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, क्या अंतर है, पहले तो आप लोग मूलभूत अंतर ही समझेंगे। भाई होगा ना कि सेम चीज है। अब इसमें भी क्या कह रहा है कि किसी भी जैव समुदाय का अपने अजैव वातावरण के साथ गहरा संबंध, जैव समुदाय मतलब जो जीवित है सजीव, और अजैव वातावरण मतलब निर्जीव के साथ गहरा संबंध होता है। और क्या कह रहा है कि जैव समुदाय तथा अजैव वातावरण के संबंध को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अगर देखा जाए तो आपको लगे कि डेफिनेशन एक तरह चल रही है, ये भी है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन, और ये भी कह रहा है कि जीवधारियों का अपने वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। लेकिन अंतर क्या है कि आप मेन अंतर समझिए, फिर मैं आगे तो इसको बताऊंगा ही अभी ये क्या है। पहले हम लोग एक बार सुन लेते हैं तो एक तरह से अपना सही दृष्टिकोण बन जाता है उस बारे में कि हाँ ये चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इकोलॉजी देखा जाए तो पूरी पृथ्वी ही अपने आप में इकोलॉजी है, ठीक। और इकोसिस्टम का मतलब कि इकोसिस्टम एक भाग को, जैसे इसकी एक बाउंड्री होगी, एक सुनिश्चित क्षेत्र होगा, उस चीज को एक खुला तंत्र होगा। अब खुला तंत्र तो आप कहें कि ये भी हो गया, तो खुला तंत्र का मतलब कि वहां पे जैसे आप कहें कि चिड़ियाघर में अगर किसी भी शेर को हम रखे हैं और उसको मानव द्वारा जो खाना दिया जा रहा है, तो वो जो है वो एक खुले तंत्र की पहचान नहीं है, वो इकोसिस्टम नहीं है, क्योंकि वो अपने शिकार नहीं कर रहा है, अपने से शिकार करके खाएगा, उसकी अपनी खुद की उत्पादकता होगी, तो वो इकोसिस्टम होगा। जैसे पौधे हैं अपनी उत्पादकता है, इकोसिस्टम, और एक निश्चित क्षेत्र होगा। तो जैसे इकोलॉजी किसी एक क्षेत्र विशेष को भी कह सकते हैं, कोई अगर वन है, जंगल है, वहां जो उसके जीव हैं और उनका अपने अजैविक घटकों के साथ जो उनका संबंध है, रिलेशन है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। और पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी है, ये पूरा पृथ्वी ही अपने आप में क्या है, इकोलॉजी है। अब आप समझ गए होंगे बेसिक अंतर। इसमें बाउंड्री सुनिश्चित होती है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है। अभी आगे उस चीज को चर्चा किया जाएगा। तो क्या कह रहा है कि जैव समुदाय मतलब सजीवों का या जीवधारियों का अपने अजैव वातावरण के साथ गहरा संबंध है, और उसी संबंध को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं, बता रहा है, जैव समुदाय, अजैव समुदाय। तो जैविक घटक बायोटिक एंड अजैविक घटक अबायोटिक, ठीक है। तो आइए पहले जैविक घटक को देखा जाए। तो जैविक घटक में जंतु और पेड़ पौधे आते हैं, ठीक, जंतु और पेड़ पौधे। इसमें तीन कैटेगरी होती है, एक होता है उत्पादक प्रोड्यूसर्स, एक होता है उपभोक्ता कंज्यूमर्स, और एक होता है अपघटक डिकम्पोजर, ठीक। तो आइए वन बाय वन देखा जाए। जैविक घटक के अंतर्गत जो उत्पादक होते हैं, ये वही होते हैं जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ स्वपोषी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं, और इनका वर्णक क्लोरोफिल होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सूर्य के प्रकाश को लेके अपना भोजन बनाते हैं। तो ये क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं, ठीक। बात को समझिएगा ध्यान से। तो ये तो डेफिनेशन हो गई उत्पादक की। अब जो इन पे डिपेंड हैं उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं, ठीक, कंज्यूमर्स। उपभोक्ता ये परपोषी होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड हो। जो स्वपोषी हैं मतलब पौधे, पौधों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का ये उपभोग करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। इसमें चार कैटेगरी होती है, प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी थर्ड, इसको उच्च उपभोक्ता भी बोलते हैं, और ओमनिवोर सर्वाहारी। तो आइए देखा जाए। प्राथमिक उपभोक्ता में जितने भी शाकाहारी जंतु आते हैं जो अपना भोजन सीधे पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन, खरगोश, चूहा, टिड्डा, ये सब क्या आ जाएंगे,
ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं, ये अपना भोजन डायरेक्ट सीधे पौधों से प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम लोग एक इसको छोटे से डायग्राम में बना के आपको मैं दिखा भी दूंगा। तो ये आपका क्या है कि ये डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता क्या, अब ये जो भोजन प्राप्त करते हैं वो इन शाकाहारी जंतुओं से प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता से। ये अपना भोजन इनसे, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक से, और द्वितीयक उपभोक्ता अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता मतलब शाकाहारी जंतुओं से प्राप्त करते हैं, जैसे सांप, चूहा को खा गया, छिपकली टिड्डा पकड़ लिया, मेढक, गिरगिट। अब ये सब जो शाकाहारी जंतुओं से प्राप्त करेंगे वो आएंगे द्वितीयक उपभोक्ता में। ठीक, तृतीयक कौन है, जो द्वितीयक उपभोक्ता के श्रेणी के जंतु हैं उनको डायरेक्ट खाने वाले जो मांसाहारी जीव होते हैं, ये मांस ही खाते ही हैं, जैसे शेर, चीता, बाज, गिद्ध, बिल्ली। अब ये सब किस में आएंगे, ये तृतीयक उपभोक्ता हैं या उच्च उपभोक्ता हैं। ठीक, ये द्वितीय श्रेणी के जंतुओं को मतलब द्वितीयक उपभोक्ता वाले जंतुओं को डायरेक्ट खाते हैं। तो देख समझ रहे हैं बात को दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक से सीधे अपना भोजन ले रहा है, द्वितीयक प्राथमिक पे डिपेंड है, तृतीयक द्वितीयक प्राथमिक दोनों पे डिपेंड कह लीजिए, ये डायरेक्ट मांस खा रहा है, मांसाहारी है, उसमें शेर, चीता, बाज, गिद्ध, बिल्ली। अब आता है लास्ट सर्वाहारी ओमनिवोर, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को ही खाते हैं, जैसे इसमें मनुष्य हम लोग भी आते हैं, कुत्ता, बिल्ली आदि। ये सब क्या है, ये शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। तो जो दोनों में आएंगे उसे हम सर्वाहारी कहेंगे, इसमें हम लोग भी आते हैं, मनुष्य। तो आप ये जैविक घटक समझ गए होंगे, जैविक ये है। अब इसमें क्या है तीसरा, अपघटक, डीकंपोजर, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक, तो ये मृत जीवी कवक और जीवाणु होते हैं। ये क्या करते हैं, यही उत्पादक और उपभोक्ताओं, ये चारों कैटेगरी के जो मृत शरीर हैं उनको सरल यौगिकों में अपघटित कर देते हैं, वापस फिर से उसी जगह पे लेके चले जाते हैं। यह एक साइकिल है। ठीक है, ये गला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक, इसीलिए मृत जैव अवशेषों का ये अपमार्जन करते हैं और इसी को अपमार्जक कहा जाता है। तो समझ गए ना कि जब ये उत्पादक और उपभोक्ताओं के मृत शरीर को सरल यौगिकों में अपघटित कर दिए, सड़ा गला के वापस मिट्टी मिला दिए और फिर से वो काम शुरू हो गया, फिर पौधे बने, फिर उपभोक्ता उन पर डिपेंड है, फिर डिकम्पोजर, ये एक साइकिल है, इसे कहेंगे जैविक घटक। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट। और उसके बाद देखिए अगला अजैविक घटक। अब इसमें क्या, तो अजैविक नाम ही है अजैविक, जिसमें जीव ना हो, तो निर्जीव वातावरण। तो इसमें क्या क्या आएगा, वायु, जल, मृदा, मिनरल माने खनिज, नमी, ताप, टेम्परेचर और प्रकाश, ये सब अजैविक घटक हैं। इनके भी 3 टाइप हैं। तो पहला है आपका कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक, दूसरा है कार्बनिक, ऑर्गेनिक, और फिर तीसरा है जलवायुवी कारक। ठीक, तो आइए 1 बाय 1 समझा जाए। अकार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो, अजैविक घटक है, वो है मृदा, फास्फोरस, लोहा, लवण मतलब नमक, जल तथा वायुमंडल की गैसें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके अजैविक घटक के अकार्बनिक पदार्थ हैं। फिर कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ये आते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ हैं। और जलवायुवी कारक है, ताप है, प्रकाश है, वायु है, और इनमें भी सबसे मेन सूर्य ऊर्जा का इनका प्रमुख सोर्स है। सूर्य निकलेगी तो ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा मिलेगी तो पौधे अपना भोजन बनाएंगे, और पौधे अपना भोजन बनाएंगे तो फिर उनपे उपभोक्ता डिपेंड होंगे, ये उनसे भोजन प्राप्त करेंगे, उपभोक्ताओं की चारों कैटेगरी एक दूसरे से भोजन प्राप्त करेंगे, अपघटक। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इनका और इनका होना कितना आवश्यक है। कहीं भी अगर आप केवल निर्जीव की बात करेंगे दोस्तों, तो वो भी आपका इकोसिस्टम नहीं है, और केवल जैविक की बात करेंगे और जैविक ना होगा तो वो भी इकोसिस्टम नहीं है। इकोसिस्टम में जैव समुदाय और अजैव वातावरण के साथ गहरा संबंध होगा, और जैव समुदाय अजैव वातावरण के इसी संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम कहेंगे, तब जाए कंप्लीट होगा। अभी हम लोग इसकी विशेषताओं को देखेंगे और उसके बाद जो इनके कुछ और फैक्ट हैं उसको देखा जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
आइए अब हम लोग आगे बढ़ा जाए। अभी हम लोग ने क्या देखा, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, दोनों में बेसिक अंतर था। इकोलॉजी रिकॉल कर लिया जाए, इकोलॉजी का मतलब कि संपूर्ण पृथ्वी ही अपने आप में इकोलॉजी है, मतलब जीवधारियों का या किसी भी जीव समूह का अपने वातावरण के जो बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है वही क्या है, इकोलॉजी है। और इकोसिस्टम एक मतलब सुनिश्चित क्षेत्र होगा, एक छोटे क्षेत्र में भी इकोसिस्टम होगा। जैसे अगर कोई जल की बूंद है तो उस बूंद में भी इकोसिस्टम है, और समुद्र महासागर है वहां भी इकोसिस्टम है, क्योंकि जल की बूंद में भी जो सूक्ष्म जीव हैं वो अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो इकोसिस्टम है। और समुद्र में भी जो जल उसके साथ संबंध बना रहे हैं जीव अपने वातावरण के साथ, वो भी इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है, लेकिन उसकी एक सुनिश्चित उसका क्षेत्र होगा, एक एकदम एक्टिव प्रोसेस होगा उसमें, तो वो क्या कहेंगे हम लोग कि वो इकोसिस्टम है। और इकोलॉजी व्यापक पैमाने पर, संपूर्ण पृथ्वी ही इकोलॉजी है, इकोलॉजी के अंतर्गत इकोसिस्टम आता है। ठीक, तो हम लोगों ने प्रकार भी देखा, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। तो अब देखिए एक प्रकार से ही ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। एक तो देखें हम लोग जैविक अजैविक, तो जैविक में भी पढ़ लिए, अजैविक में भी देख लिए। अब आइए देखा जाए पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार दो टाइप में, एक होता है स्थलीय, एक होता है जलीय। ठीक, तो जो स्थलीय होता है ये दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। प्राकृतिक में क्या है, घास स्थल, वन, मरुस्थल, ये सब क्या है, ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र नेचुरल है, जो स्थल पे पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप में। और आर्टिफिशियल में क्या है, जो मानव निर्मित होते हैं। ठीक, जैसे बाग बगीचे, फसल स्थल, प्रयोगशाला भी कह सकते हैं। प्रयोगशाला भाई कैसे, आप समझिएगा, ये तो प्राकृतिक है, घास स्थल है, वन है, मरुस्थल है, ये इकोसिस्टम के प्रकार हैं प्राकृतिक रूप में, जो प्रकृति ने दिया। घास स्थल रहेगा, वन रहेगा, मरुस्थल रहेंगे, वहां जो भी जीव हैं वो अपने वातावरण के साथ जो भी उनके संबंध हैं, पारस्परिक संबंध उनके बीच में जो स्थापित हो रहा है वो क्या है, इकोसिस्टम है। कृत्रिम रूप में भी क्या है, मानव निर्मित, मानव जो बाग बगीचे लगाता है, जो फसल लगाता है, और फसल के लिए जो बीज आती है वो प्रयोगशाला से बन के आती है, खाद हो गया, उर्वरक हो गया, जब छिड़काव करते हैं तो वहां भी एक इकोसिस्टम बनता है। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि क्या पारिस्थितिकी तंत्र में ये भी आते हैं, या पूछ सकता है पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, और ये भी पूछ सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है, तो उसमें आपको केवल यही दे सकता है, मानव निर्मित वाला तो बिल्कुल है। ठीक है, दूसरा है जलीय, जैसे स्थल में पाया जाता है इकोसिस्टम वैसे ही जल में भी पाया जाता है। इसमें होता है एक अलवणता वाला और एक होता है लवणता वाला। अलवणता का मतलब जो स्वच्छ जल है, जहां पानी खारा नहीं है, नमक की मात्रा कम है या है ही नहीं। ठीक, और एक है लवणता जो समुद्री जल आप भी जानते हैं एकदम खारा होता है। ठीक, तो ये जल वाला इकोसिस्टम है, और उसमें भी जो स्वच्छ जल है उसमें दो प्रकार के हैं, एक रुका जल, एक बहता जल, दोनों में स्वच्छ जल पाए जाते हैं। और वहां पे जो जीव होते हैं और इनका जो इनके साथ संबंध होता है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे तालाब हो गया और नदी हो गई, रुके जल में तालाब है और बहते जल में नदी है, ये क्या है, जलीय इकोसिस्टम के टाइप में स्वच्छ जल का टाइप। ठीक है, तो आप ये समझ गए। अब देखिए इकोसिस्टम से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, इकोसिस्टम की संकल्पना सबसे पहले किसने की, तो एजी टांसले ने 1935 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आ चुका है, पीसीएस में कई बार पूछा है कि इकोसिस्टम की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की, तो एजी टांसले ने 1935 ईस्वी में। ये कई ऑब्जेक्टिव में आपको दिखेगा, तीन चीज याद रखिएगा। इकोलॉजी, ध्यान रखिए, सिस्टम नहीं, इकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग तब आप बताएंगे 1868 1868 सबसे पहले रिटर ने, जो आपको बताया आइकोलॉजी के रूप में, तो आइकॉस और लोगस आवास का अध्ययन, उससे बना इकोलॉजी। तो सबसे पहले प्रयोग किया रेटर ने 1868 में इकोलॉजी का, और फिर 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने दिया इकोलॉजी का प्रयोग किया। ठीक, और ये इकोसिस्टम है, ये एजी टांसले 1935 ईस्वी में। अब देखिए इकोसिस्टम की विशेषताएं क्या क्या होती है, तो बताया ना
क्या अंतर हो जाएगा इकोलॉजी और इकोसिस्टम में? यहां एक सुनिश्चित क्षेत्र होगा, एक बाउंड्री जरूर होगी, ठीक है, एक सुनिश्चित क्षेत्र। उसके बाद इसकी स्वयं की उत्पादकता होगी, मतलब ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे। जैसे कोई चिड़ियाघर में अब जितने भी वहां जीव हैं और वहां जो उनको खाना दिया जाता है मानव द्वारा, चिड़ियाघर प्रबंधक द्वारा, तो उसको हम इकोसिस्टम नहीं कहेंगे। इकोसिस्टम में खुद की उत्पादकता होती है, उसमें तीनों आ जाएंगे आपके, मतलब सूर्य के प्रकाश से भोजन अपना, सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना भोजन बनाएंगे, पौधे खुद फिर विकसित होंगे, तैयार हो गए, अपना भोजन बना के उनको खा के हिरन जिंदा है और हिरन को खा के शेर जिंदा है। तो ये क्या है, इनकी स्वयं की उत्पादकता है, वो इकोसिस्टम है, एक दूसरे पे वो डिपेंड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपनी प्रोडक्टिविटी। फिर एक खुला तंत्र है, खुला तंत्र का मतलब कि वही चीज इनकी स्वयं की उत्पादकता है, मतलब ये किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है, ये अपना शिकार, जैसे शेर अपना शिकार करके हिरन को खा रहा है, तो क्या है, एक खुले तंत्र का परिचय दे रहा है, वो कहीं भी बंधा नहीं है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो ये एक ओपन सिस्टम है, ये इसकी विशेषता है। और तीन संघटक, किसी भी इकोसिस्टम में तीन संघटक होने बहुत ही अनिवार्य हैं, ऊर्जा, जैविक और अजैविक, ये तीन रहेंगे तो ही हम कहेंगे कि इकोसिस्टम है। बताया आपको कि ऊर्जा मिलेगी तो पौधों का विकास होगा, वो अपना भोजन बनाएंगे, जब पौधों का विकास होगा तो उसको खा के हिरन, खरगोश, गाय, भैंस ये सब जिंदा रहेंगे। और उसके बाद जिंदा रहेंगे कैसे, तो फिर अजैविक क्रिया भी उसमें सहयोग लेगी, वायु और जल, यहाँ से पौधों से अपना भोजन प्राप्त किए जैविक लोग, और अजैविक वायुमंडल से वायु और जल मंडल से जल लिए और जिंदा है। तो ये तीनों होना अनिवार्य है, तीन घटक इसके होने इकोसिस्टम की विशेषताओं में, यही विशेषता इसकी है, ये अनिवार्य है। अब समझ गए होंगे आप, ठीक है। ऊर्जा भी रहे, अब मान लीजिए ऊर्जा ही न रहे तो पौधे ही नहीं पनपेंगे, अब पौधे नहीं पनपेंगे तो जीवे नहीं होगा, तो ऊर्जा रहे और अजैविक घटक रहे तो इकोसिस्टम नहीं कहेंगे। अगर ऊर्जा है, जैविक है, अजैविक नहीं है, वायु जल ही नहीं है, वो भी इकोसिस्टम नहीं है। तो आपको तीनों होना अनिवार्य है, तो ये आपका इकोसिस्टम की विशेषता है। अब आइए यह एक चीज छोटी सी और समझ लीजिए, इकोटोन, यहां से क्वेश्चन पूछ देता है। इकोलॉजी हो गया, इकोसिस्टम हो, तो इकोटोन क्या है? देखिए, दो समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र बनाए हैं ना, वन स्थल, घास स्थल, तो ये दोनों जो स्थल दिख रहे हैं, वन स्थल, घास स्थल, तो इनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र आपको ये दिख रहा है, इसे ही बोलते हैं इकोटोन, ठीक। तो यहां क्यों बोलेंगे, कैसे, तो दोनों समुदायों की जातियां यहां आ जाएंगी। अब जहां वन खत्म हो रहा है और यहां घास शुरू हो रहा है, तो जहां पे एक जगह वन और घास, तो वो जगह तो बीच में मिलेगी ही जहां पे दोनों के जीव टकराएंगे, तो इसी को बोलते हैं इकोटोन। दोनों समुदायों की जातियां, जैविक विभिन्नता पाई जाएगी और जैविक घनत्व अधिक होगा, उसे ही हम बोलते हैं इकोटोन। वन स्थल और घास स्थल अगर हैं और उनके संक्रमित जो क्षेत्र हैं, वहां जो जीव हैं, विविधता है, उसे ही बोलते हैं इकोटोन। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस पे भी हम लोग चर्चा कर लिए कि आप कभी भी यहां से क्वेश्चन बनेगा तो छूटेगा नहीं आपसे, ठीक है। अब समझिएगा इस डायग्राम को, इकोसिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी इकोसिस्टम में संख्या पिरामिड का सीधा बनना अनिवार्य है। मतलब जितना ही संख्या पिरामिड आपका सीधा रहेगा, उतना ही आपका इकोसिस्टम परफेक्ट माना जाएगा। कैसे? संख्या पिरामिड में उत्पादक में होते हैं पौधे, और पौधों को जो ऊर्जा मिलती है वो कहां से मिलती है? सूर्य से मिलती है। तो सूर्य से ऊर्जा लेके ये अपना भोजन बनाते हैं, और पौधों पे प्राथमिक उपभोक्ता डिपेंड होते हैं, हिरन, खरगोश पौधों को खाते हैं, और शेर द्वितीयक उपभोक्ता हिरन, खरगोश को खाते हैं। तो ये जो संख्या पिरामिड बन रही है, ये सीधी बननी चाहिए। जितना सीधा और व्यापक बनेगा संख्या पिरामिड किसी भी इकोसिस्टम में, तो वो उतना ही इकोसिस्टम के लिए अच्छा होगा। जैसे देखिए, अगर पौधों की संख्या कम हो जाए और प्राथमिक उपभोक्ता जैसे हिरन की संख्या अगर ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? हिरन अगर बढ़ जाएंगे तो, और पौधे कम हो गए, तो हिरन पौधों को 2 दिन में ही खा जाएंगे, उसके बाद हिरन मर जाएंगे, और हिरन मर जाएगा तो शेर मर जाएगा। तो जितना भी संख्या पिरामिड व्यापक होगा, विस्तृत होगा,
उतना ही इकोसिस्टम अच्छा होगा और उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं संख्या पिरामिड कि सबसे अधिक पौधों की संख्या होनी चाहिए, उससे कम प्राथमिक उपभोक्ता की, और उससे कम द्वितीयक उपभोक्ता की, उससे कम तृतीयक उपभोक्ता की। ठीक है, तो जितना संख्या पिरामिड सीधा बनेगा उतना ही इकोसिस्टम मजबूत होगा और अच्छा बनेगा। उसके बाद देखिए, अब समझ लीजिए यहाँ पे भी जैसे उत्पादक हैं, इनको खाए हिरन, हिरन को खाए शेर, और शेर जब मर गया तो लास्ट में जो होते हैं अपघटक। अब ये क्या करते हैं, शाकाहारी मांसाहारी दोनों जीवों को, जो कवक जीवाणु होते हैं वो डिकम्पोजर, वो सड़ा गला के मिट्टी में मिला देते हैं और फिर से पौधे बनते हैं, फिर उत्पादक हुआ, फिर आपका हिरन खरगोश, फिर शेर। अब ये क्रिया चल रही है। इसीलिए आपसे कई बार पूछ सकता है कि इकोसिस्टम के सफाई कर्मी कौन है, तो आप बता सकते हैं कि अपघटक सफाई कर्मी कहे जाते हैं इकोसिस्टम के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग संख्या पिरामिड के बाद ऊर्जा पिरामिड में। ठीक है, तो देखिए किसी भी इकोसिस्टम में एक ऊर्जा पिरामिड कार्य करता है। ठीक, अर्थात जो ऊर्जा का प्रवाह है वो होता है एक से दूसरे की ओर। अब समझिएगा, जैसे पौधा है, अब पौधे को एनर्जी किससे मिलती है, सूर्य से, और पौधे को खा के हिरन को एनर्जी मिलती है, हिरन को खा के शेर को एनर्जी मिलती है। ठीक है, ऐसे में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो सूर्य से शेर की तरफ हो रहा है। तो एक क्वेश्चन और आता है कि क्या तब ऊर्जा का वितरण समान होगा, तो नहीं। अब देखिए यहां समझिए, अगर जो पौधे डायरेक्ट सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं 100%, जो सबसे निचले स्तर पे हैं, तो जब द्वितीयक उपभोक्ता जैसे हिरन पौधे को खाएंगे तो वो केवल 10% ही उनसे एनर्जी मिलेगी पौधों से। मतलब सूर्य से पौधे ने पाया 100% एनर्जी, लेकिन जब पौधों को हिरन ने खाया तो उसको जो एनर्जी ऊर्जा का प्रवाह है, जो फ्लो है, वो 10% गया। और उसके बाद जब शेर ने हिरन को खाया तो उसका 10 प्रवाह केवल बढ़ा, 1% मिला शेर को। मतलब कि यहां से 10 प्रवाह और यहां से 10 प्रवाह, ऐसे बढ़ता है ऊर्जा पिरामिड। डायरेक्ट अगर देखा जाए तो जो पौधे 100% सूर्य से एनर्जी प्राप्त किए, वो द्वितीयक उपभोक्ता ने केवल 1% ही प्राप्त किया। तो ऊर्जा पिरामिड का फ्लो ये होता है, एक से दूसरे की ओर जो फ्लो हो रहा है वो 10 ही ऊपर बढ़ता है, 10 भाग ही। देख ही रहे हैं, 100%, 10%, 1%। अब बात समझ गए कि सूर्य से जो एनर्जी मिलती जा रही है द्वितीयक उपभोक्ता के पास, वो जाके पहुंच के कहां हो जा रही है, 100 से 1% हो जा रही है। तो ये था संख्या पिरामिड और ये है ऊर्जा पिरामिड। तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है और संख्या पिरामिड सीधा बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा, जैसे एक बात होती है ना, फूड चेन। फूड चेन समझिएगा, किसी भी इकोसिस्टम में अगर फूड चेन जितना ही मजबूत होगा, वो इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। फूड चेन आहार श्रृंखला पे ही इकोसिस्टम टिका हुआ है। जैसे अगर शेर है किसी जंगल में, अब उसको खाने के लिए खाली हिरन है, तो अगर हिरन खत्म हो जाएंगे तो शेर अपने आप मर जाएगा। और अगर शेर को खाने के लिए गाय है, भैंस है, बिल्ली है, बकरी है, खरगोश है, काफी चीजें हैं, उतना ही आपका फूड चेन वर्सेटाइल है, विस्तृत है, उतना ही इकोसिस्टम आपका मजबूत होगा। इसलिए कि उनको खाने के लिए जो फूड चेन का, आहार श्रृंखला का जो व्यापक पैमाने पर जो उसकी प्रजातियां हैं, वो जितनी अधिक होंगी उतना ही आपका इकोसिस्टम मजबूत होगा। तो इसमें फूड चेन का बहुत योगदान होता है। तो फूड चेन का मजबूत होना इकोसिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। ठीक, अब देखिए इकोसिस्टम की समस्याएं क्या क्या हैं। तो वनों का विनाश, जाहिर सी बात है, अगर वन ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वन से ही आपका इकोसिस्टम मजबूत है। वन रहेंगे तो वहां कई प्रजातियां आके निवास करेंगी, और कई प्रजातियां रहेंगी तो फूड चेन अपना जन्म लेगा, और उसके बाद आपका इकोसिस्टम सबसे सही रहेगा। तो समस्याओं में सबसे पहले वनों का विकास। और ऐसे भी दोस्तों, सभी को अपने जीवन में वृक्ष लगाना चाहिए, और पेड़ पौधों को आप जरूर लगाइए, सब लोग अपने जीवन में। ऐसे तो कहें तो कम से कम एक लगाइए, और नहीं तो जितना लग सके उतना लगाइए। जितना हम पेड़ लगाएंगे हमारा पर्यावरण उतना ही मजबूत होगा, क्योंकि आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या
ज्यादा उत्पन्न हो रही है, जन्म ले चुकी है, जिससे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारा पर्यावरण जितना भी हरा भरा होगा तो हमारा जीवन उतना ही, आप समझ लीजिए कि उच्च स्तर का होगा, मतलब आपकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। ठीक, आइए बात किया जाए फिर। तो वनों का विनाश से आपका इकोसिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। दूसरा है प्रदूषण। प्रदूषण बढ़ेगा, जैसे CO2, मेथेन, CFC, जितने भी गैसें जो भी प्रदूषण कारक हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या होगा, वो अब इससे लिंक है, जलवायु परिवर्तन होगा, और जलवायु परिवर्तन तो बताया ही, ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो ये सब क्या है, वनों का विनाश होगा, तो इकोसिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसमें फूड चेन भी, अगर आहार श्रृंखला बताया ही, अगर कमजोर पड़ गई तो फिर आपका इकोसिस्टम एकदम नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक, तो आप समझ चुके होंगे इकोसिस्टम की समस्याएं क्या हैं। अब आइए कुछ और बातें कर लिया जाए। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कौन सा है। ठीक, सबसे बड़ा, तो आप बताएंगे सबसे बड़ा इकोसिस्टम समुद्र है। ठीक, ये सबसे बड़ा है। कई बार ये क्वेश्चन आया भी है कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो महासागर, सागर, समुद्र है। ठीक, ये आपका। और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अस्थाई, तो अस्थाई भी समुद्र ही है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, वन है। अब वन क्या है, अगर बारिश नहीं हुई 2 साल, तो 2 साल में आपका क्या होगा, वन एकदम सूख सा के खत्म हो जाएंगे, पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। तो क्या हुआ, अस्थाई इकोसिस्टम नहीं रहा। लेकिन यहां पे क्या है, समुद्र में बहुत बारिश हो जाए तो भी कोई प्रभाव नहीं, कम बारिश हो या बारिश ना हो तो भी उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबसे अस्थाई और सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो है वो समुद्र होता है। ठीक है, तो आप ये चीज अब समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि इकोसिस्टम हमारा क्या है और कैसे ये फूड चेन और जीव समुदाय सबका अपने में अंतर संबंध है, अपने में पारस्परिक संबंध है, और कैसे हम लोगों ने उस चीज को पढ़ा, ये सब आप लोग देखें इस चीज में। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों मन से पढ़िए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कैसा पढ़ने में लग रहा है, क्या आपकी तैयारी हो रही है, ये जरूर करिए। और अपने दोस्तों को ग्रुप में फॉरवर्ड करिए कि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से जो भी डाउट हैं किसी भी टॉपिक में जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो उनको हल्का सा इस मेरे पढ़ाने से उनको सहयोग मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।